हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति एक मरीज को जिसे ब्लड की जरूरत है उसे ब्लड देता है, जिसकी ताकि वो स्वस्थ हो सके। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो जान लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स यानी कि प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फ्रॉम वन पर्सन यानी कि डोनर जो देता है, टू द अनदर पर्सन जो रिसिपेंट जो रिसीव करता है, मतलब जो मरीज है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सीधी सीधी कह सकते हैं, एक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है वो एक मरीज के लिए ब्लड देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले जान लेते हैं। ब्लड सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने ब्लड ग्रुप है। हमारे मेनली 8 ब्लड ग्रुप है। ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। अब कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव वाला किस किस को दे सकता है? ए पॉजिटिव को ब्लड वाले ब्लड को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड वाले को दे सकता है। और रिसीव किससे कर सकता है? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव वाले से। ठीक है, इसी तरह से ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बंदा ओ पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। किस किस से ले सकता है? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है ब्लड। नेक्स्ट क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव वाला बंदा बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले दे सकता है। रिसीव ले किस किस से सकता है? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है। इसी तरह से ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ले एवरीवन, हर एक बंदे से, हर ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव कर सकता है। ऐसी इसी तरह से ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए नेगेटिव वाले को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी नेगेटिव वाले को दे सकता है। और किस किस से ले सकता है? ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव वाले से। ठीक है, उसी तरह से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और ले किससे सकता है? केवल ओ नेगेटिव वाले से ही लेगा। ठीक है, इसी तरह से बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बी नेगेटिव वाले को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को और ए बी नेगेटिव वाले को दे सकता है। ले किस किस से सकता है? बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है। ठीक है, इसी तरह से ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ए बी नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाले को दे सकता है और ले किस किस से सकता है? ए बी नेगेटिव वाले से, ए नेगेटिव वाले से, बी नेगेटिव वाले से और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ये ब्लड ले सकता है। कंडीशंस, किस किस कंडीशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, किस किस कंडीशन में पेशेंट को हम ब्लड देते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनीमिया, दूसरा हेमरेज। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। दूसरा है हेमरेज, हम बहुत ज्यादा ब्लड का बह जाना। ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज्यादा चोट लग जाए उनमें। बर्न्स, कोई पेशेंट बहुत ज्यादा जला हुआ है, उसकी वजह से उसमें ब्लड की कमी हो गई है तो उसको हम ब्लड देंगे। नेक्स्ट क्या है? सर्जरी, कोई ऐसी सर्जरी है जिसमें ब्लड की जरूरत पड़ रही है और हम ब्लड दे रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी सर्जरी ऐसी होती है जिनमें हम ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो सर्जरी, ऑपरेशन होने में, जब कोई ऑपरेशन हो रहा हो तो उसमें ब्लड की जरूरत है। ब्लड लॉस मोर देन 20% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, एक नॉर्मल ब्लड जो होता है उससे अगर 20% ब्लड कम हो जाता है तब हमें ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है? रिप्लेसमेंट बेबी रिक्वायर्ड लॉसेस मोर देन 25 to 30%। जो बाहर की कंट्री है उनमें क्या होता है? 25 से 30% अगर ब्लड लॉस होता है तब ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इन चिल्ड्रन लॉसेस मोर देन 10% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, बच्चों में क्या होता है? अगर ब्लड का वॉल्यूम में जो ब्लड है उससे 10% अगर ब्लड कम होता है तो हम ब्लड चढ़ाते हैं। वेस्टर्न कंट्री, रिप्लेसमेंट इन चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड इफ लॉसेस इज मोर देन 50%। अगर पूरे ब्लड वॉल्यूम का 15%, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है? अगर ब्लड बच्चों में 15%, जो ब्लड का वॉल्यूम उससे 15% अगर कम होता है तब ब्लड चढ़ाते हैं। अब नोट पॉइंट्स है। पहला नोट पॉइंट है 1 यूनिट ऑफ ब्लड राइजेस द हीमोग्लोबिन बाय 0.8 ग्राम परसेंट इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है? 0.8 ग्राम परसेंट, एक यूनिट, एक पैक से जो ब्लड का पैक होता है उससे एक पैक से 0.8 ग्राम परसेंट ब्लड जो है बढ़ता है। वहीं वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है? 1 ग्राम परसेंट ब्लड बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज इन इंडिया
1 यूनिट ऑफ ब्लड 350 ml, 350 ml। हमारा जो ब्लड का पैकेट होता है, ब्लड का पाउच होता है, उसमें 350 ml ब्लड होता है। और ब्लड भी कितना होता है उसमें? 301 ml ब्लड होता है और 49 ml एंटीकोगुलेंट एजेंट मिला होता है उसमें। क्यों? क्योंकि ब्लड कहीं जम ना जाए, जो ब्लड को जमने से रोकता है। एंटीकोगुलेंट जो एजेंट जो होते हैं वो ब्लड को जमने से रोकते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज के एक पाउच में कितना ब्लड होता है? 450 ml। ठीक है, तभी तो वो ज्यादा बढ़ाता है, 1 ग्राम % बढ़ाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के 1 यूनिट ब्लड पाउच में जो क्या होता है, 450 ml ब्लड होता है और उसमें एंटीकोगुलेंट एजेंट अलग से मिला होता है। कितना? 63 ml एंटीकोगुलेंट एजेंट से होता है, वो अलग से मिला हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्लड प्रोडक्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज के साथ हमें कभी भी ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करना है, जैसे D5, D10, DNS। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोनर। जो ब्लड देने वाला है उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये बंदा कैसा है, ये ब्लड दे सकता है? तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है एज शुड बी अबव 18 ईयर्स। उसकी उम्र जो होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोनर, ब्लड को डोनेट, ब्लड देने वाले को हम कैसे चुनेंगे, उसके कुछ क्राइटेरिया है। नंबर 1 है एज शुड बी अबव 18 ईयर्स। उसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और एवरेज जो है 18 to 16 ईयर, उसकी उम्र जो है 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वेट शुड बी अबव 45 kg। उसका जो वजन होना चाहिए वो 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हीमोग्लोबिन शुड बी 12.5 ग्राम। उसका जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 12.5 होना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट ब्लड डोनेशन टाइम शुड बी 17 वीक्स। उनने जो लास्ट में पिछली बार जो ब्लड दिया हो या पहले जो ब्लड दिया हो वो कम से कम 17 वीक पहले दिया हो, तब उससे हम ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिजेक्शन ऑफ डोनर। जो ब्लड देने वाला उसको हम रिजेक्ट कब करेंगे? तो नंबर 1 है इफ डोनर हैज एनी हिस्ट्री ऑफ वायरल हेपेटाइटिस और एड्स। अगर जो ब्लड देने वाला है उसकी कोई हिस्ट्री है वायरल हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए और एड्स, तो हम उसका ब्लड नहीं लेंगे। ठीक है। इफ डोनर हैज हिस्ट्री ऑफ मलेरिया लास्ट 3 मंथ, अगर उसको 3 महीने पहले या 2 महीने पहले अगर उसको मलेरिया हुई है तो उसका हम ब्लड नहीं लेंगे। इफ डोनर हैज अल्कोहल ड्रिंकिंग इन 1 डे, अगर कोई डोनर जो ब्लड देने वाला है उसने एक दिन पहले या सेम डे ड्रिंकिंग की है, अल्कोहल लिया है, तो उसका हम ब्लड नहीं लेंगे। स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड को स्टोर कैसे करते हैं, कैसे ब्लड को स्टोर करके रखते हैं? तो सबसे पहले है ब्लड इज स्टोर्ड इन द कोल्ड पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, नेवर इन द फ्रीजर। ब्लड को रेफ्रिजरेटर के या फ्रिज के कोल्ड पार्ट में रखते हैं, ना कि रेफ्रिजरेटर में। कोल्ड पार्ट में इसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्या है? इट कैन बी स्टोर्ड फॉर 35 डेज इफ द प्रिजर्वेटिव एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन इज यूज्ड इज CDPA। अगर इसमें हम CDPA एंटीकोगुलेंट एजेंट यूज करते हैं तो हम इसको 35 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसका नोट पॉइंट है CDPA इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंटीकोगुलेंट एजेंट जो है वो CDPA है। थर्ड है इट कैन बी स्टोर्ड फॉर 42 डेज इफ एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इज ADSOL। अगर हम ADSOL एंटीकोगुलेंट एजेंट यूज करते हैं तो हम इसको 42 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। चेंजेस इन स्टोर्ड ब्लड, स्टोर्ड ब्लड में जब काफी समय हो जाता है तो स्टोर्ड ब्लड में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे pH 6.98 एट 35 डेज ऑफ स्टोरेज। स्टोर होने के 35 दिन आते आते इसमें क्या हो 6.98% जो है pH जो इसका घट जाता है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन 70% एट 35 डेज, इसमें 70% जो है हीमोग्लोबिन 35 दिन होते होते जो है 70% तक हीमोग्लोबिन इसका घट जाता है। इसी तरह से ओनली 5% एट 48 हॉवर्स, प्लेटलेट्स काउंट जो इसका है 48 घंटे में इसका 5% जो है प्लेटलेट काउंट जो है कम हो जाता है। टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप्स होते हैं, जैसे इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हमें पता ही नहीं है कौन सा ब्लड ग्रुप है इसका पेशेंट का और हम इसको क्या दें, बहुत जल्दी है, तो हम क्या करेंगे? इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूल्स हैं उनको अपनाएंगे। उसमें क्या, उस रूल्स क्या है? देयर इज इट इफ देयर
is no time to determine ABA group, then O negative blood group should be used. अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन सा ब्लड ग्रुप है इस पेशेंट का और हमें कौन सा ब्लड चढ़ाना चाहिए, तो हमें सीधे सीधे O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूज करना चाहिए, पेशेंट को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसीजर which involves remove of patient blood completely and replacement with fresh blood or plasma of the donor। इसमें क्या करते हैं? पेशेंट का कंप्लीटली ब्लड जो है रिमूव किया जाता है और फ्रेश ब्लड जो है पेशेंट को चढ़ाया जाता है। किन किन कंडीशनों में होता है? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, कोई बच्चा पैदा होता है और उसमें हीमोलाइटिक डिजीज होती है तो उसको चढ़ाया जाता है। दूसरा क्या है? सीवियर सिकलेस एनीमिया। सीवियर सिकलेस एनीमिया अगर होती है, एनीमिया है, तो उसमें चढ़ाया जाता है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सीवियर पॉलीसाइथेमिया, सीवियर पॉलीसाइथेमिया होती है तब एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग, कुछ दवाइयों की अगर कोई दवाई है उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसमें हम क्या करेंगे? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? सीवियर जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न बेबी। अगर न्यूबॉर्न बेबी में जॉइंटिस हो जाती है, बहुत ही सीवियर जॉइंटिस है, तब क्या करते हैं? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है? ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेल्फ ब्लड डोनेशन, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ ब्लड डोनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? इज द कलेक्शन री इन्फ्यूजन ऑफ पेशेंट ओवन ब्लड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? पेशेंट का ब्लड खुद उसी को चढ़ाया जाता है। पेशेंट का इसमें क्या होता है? पेशेंट कुछ समय पहले क्या होता है? अपना ब्लड जो है ब्लड बैंक में दे देता है और उसके बाद जब, और ये किस लिए होता है? ये प्लान सर्जरी में होता है। प्लान सर्जरीज पहले से की जाती है, हमें पता है इनके ब्लड कम है तो हम प्लान सर्जरीज में ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? पहले से पेशेंट जो है ब्लड दे देता है ब्लड बैंक में और अपना ही ब्लड सर्जरी के टाइम पे अपने आप को चढ़वा लेता है। नेक्स्ट क्या? अगर ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो हम कुछ सब्सटीट्यूट भी होते हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे ब्लड सब्सटीट्यूट। ब्लड सब्सटीट्यूट कौन कौन से? कॉमनली यूज ब्लड सब्सटीट्यूट आर ह्यूमन प्लाज्मा, 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज। कोलोइड फ्लूइड चढ़ा सकते हैं, कैसे? जेलेटिन, एल्बुमिन, हाइड्रोक्सी इथाइल, स्टार्च, डेक्सट्रेंस। या तो होल ब्लड चढ़ाया जाता है या फिर ब्लड के कंपोनेंट्स का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट थेरेपी। ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उनको कौन कौन से कंपोनेंट्स इसको चढ़ाया जाता है? तो सबसे पहले आता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी। ठीक है, तो पीसीबी की कितना वॉल्यूम होता है? एक पैकेट, एक जो बैग होता है पीसीबी का, उसमें कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ पीसीबी इज 250 ml, 250 ml जो है पीसीबी होता है। ठीक है, और 1 यूनिट ऑफ पीसीबी इंक्रीज हीमोग्लोबिन बाई 1.5 to 2 ग्राम%। जो एक पीसीबी का बैग होता है वो 1 यूनिट जो होता है पीसीबी का, वो 1 यूनिट ऑफ पीसीबी इंक्रीज हीमोग्लोबिन बाई 1.5 to 2 ग्राम%। 1 यूनिट जो पीसीबी का होता है वो 1.5 से लेके 2 ग्राम% तक हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है। अब एडवांटेजेस क्या है? इन्फेक्शियस एंड एलर्जिक प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। ये क्या करता है? अगर हम होल ब्लड चढ़ाते हैं तो हमें इन्फेक्शियस और इन्फेक्शन से रिलेटेड और एलर्जिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ये इसमें नहीं होती, उनको अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्या है? कार्डियक ओवरलोडेड ड्यू टू होल ब्लड कैन बी अवॉइडेड। होल ब्लड चढ़ाने पर जो कार्डियक ओवरलोडेड होती है वो पीसीबी में नहीं होती है, उसको अवॉइड करता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज फ्रोजन विद इन 6 आवर ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के 6 घंटे के अंदर अंदर ही प्लाज्मा का फ्रोजन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम इज 250 ml। इसकी जो एफएफपी का जो बैग होता है, 1 यूनिट होता है, उसमें 225 ml जो है फ्रोजन प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्या है? एफएफपी कंटेन्स ऑल कोगुलेशन फैक्टर्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो एफएफपी जो होता है उसमें क्या क्या होता है? सारे कोगुलेशन फैक्टर्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब इंडिकेशन क्या है? किन कंडीशनों में हम जो है एफएफपी देंगे? तो है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड डिफिशियंसी। जो कोगुलेशन फैक्टर थर्ड है उसकी अगर डिफिशियंसी होती है
तब FFP चढ़ाते हैं। नेक्स्ट और क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन डिफिशियंसी, अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स की डिफिशियंसी होती है तब हम FFP चढ़ाते हैं। नोट पॉइंट इसमें क्या रखने वाला है, ईच यूनिट ऑफ FFP इंक्रीज द लेवल ऑफ ईच क्लॉटिंग फैक्टर 2 to 3%। जो एक यूनिट जो होता है प्लाज्मा का, वो क्या करता है, हर एक क्लोटिंग फैक्टर को 2 से 3% तक बढ़ा देता है। प्लेटलेट कंसंट्रेट्स, प्लेटलेट कंसंट्रेट क्या है, प्लेटलेट का वॉल्यूम कितना होता है, एक जो 1 यूनिट का पैकेट जो होता है प्लेटलेट का, उसमें कितना प्लेटलेट होता है, 50 ml, 50 ml होता है, ठीक है। अब प्लेटलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, ब्लड कंपोनेंट ऑफ ब्लड का। प्लेटलेट आर द ओनली वन प्रोडक्ट विच आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। प्लेटलेट एक ऐसा ब्लड का कंपोनेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी हम स्टोर कर सकते। 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट इंक्रीज द काउंट 5000 to 10,000। एक यूनिट प्लेटलेट काउंट से, एक यूनिट जो प्लेटलेट का पैक है उससे 5000 से लेकर 10,000 काउंट जो है प्लेटलेट का बढ़ता है। ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट जनरली सर्वाइव फॉर 2 to 7 days। जो हमने पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किए हैं वो पेशेंट में सर्वाइव होने के लिए कम से कम 2 से लेकर 7 दिन तक का समय लेते हैं। प्रिपरेशन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी होती है, चीजें देखनी होती है, क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या हमें नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो सबसे पहले ब्लड बैग, ब्लड बैग में क्या देखना है, अंडर डेट, नो नियर टू एक्सपायरी, ब्लड ग्रुप, ये सब चीजें चेक करनी है पेपर में देख के। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होना चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए, स्पिरिट स्वैब होना चाहिए, माइक्रोपोर होना चाहिए, ट्यूनिकेट होना चाहिए, IV स्टेंट होना चाहिए। सम ड्रग्स इज रेडी टू मैनेज एलर्जिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लाइक एविल, डेक्सामेथासोन एंड प्राइमाकॉर्ड्स। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें कुछ ड्रग्स जो हैं तैयार करके रखनी होती हैं एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह के लिए। IV कैनुला होना चाहिए। प्रोसीजर, ब्लड को कैसे चढ़ाते हैं, सिलेक्ट द वेन फॉर कैनुलेशन, कैनुला लगाने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए कैनुला लगाना पड़ता है। तो कैनुला लगाने के लिए हमें वेन, एक अच्छी वेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो पहले वेन को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस जगह को क्या करेंगे, क्लीन द एरिया विद स्पिरिट स्वैब, स्पिरिट स्वैब के द्वारा उस एरिया को हम क्लीन करेंगे। इंसर्ट द कैनुला इनटू द सिलेक्टेड वेन, जो हमने वेन सिलेक्ट की है उसमें हम क्या करेंगे, कैनुला को इंसर्ट कर देंगे। एंड फिक्स विद फिक्सेटर और माइक्रोपोर, या तो जो फिक्सेटर बने बनाए आते हैं उनसे फिक्स कर देंगे उस कैनुला को, या फिर माइक्रोपोर से उसको फिक्स करेंगे। कनेक्ट द BT सेट टू द ब्लड बैग, देन कनेक्ट द IV कैनुला। हम BT सेट को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट को ब्लड बैग में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद IV कैनुला से BT सेट को कनेक्ट कर देंगे और क्या करेंगे, हैंग टू द IV स्टैंड, IV स्टैंड पे हम उसको टांग देंगे। देन स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। और देन स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड वॉच द पेशेंट, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे और पेशेंट को वॉच करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ एनी रिएक्शन और कॉम्प्लिकेशन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय पे कोई कॉम्प्लिकेशन या रिएक्शंस होती है तो इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देना है तुरंत ही। रीचेक द डिटेल्स ऑफ ब्लड स्लिप, जो ब्लड के साथ में, ब्लड बैग के साथ में जो स्लिप आई उसको हम ब्लड बैग से मैच करेंगे, दोबारा से रीचेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देन सेंड द रिमेनिंग ब्लड बैग टू द ब्लड बैंक, जो हमारे पास ब्लड था उसको हम ब्लड बैंक में वापस भिजवा देंगे। इसी तरह से क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे फीवर, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी होती है, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी होती हैं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन एंड सेप्सिस, सेप्सिस भी हो सकता है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय पे कुछ बैक्टीरिया वायरस भी हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। हाइपरकैलमिया हो सकता है, हाइपोकैलमिया भी हो सकता है और हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम पे आता है, हो सकता है। आयरन ओवरलोडेड भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन थे जो मैंने आपको बताए हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। ये जो सारे कॉम्प्लिकेशन मैंने बताए हैं ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।